हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अवधारणाओं से संबंधित है और इसके अंतर्गत पहली जो अवधारणा हमने ली है वो है राज्य। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में मैंने टोटल थिंकर कराए हैं, प्राचीन यानी सुकरात से ले करके और मार्क्स तक के सारे थिंकर 2 वीडियो में कराए गए हैं। टोटल कंप्लीट थिंकर अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहली हेडिंग यहाँ पे दी हुई है राज्य। राज्य से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टोटल चीज़ें आज हम करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। याद रखना, किसका विज्ञान है? पॉलिटिकल साइंस, वो है स्टेट यानी राज्य का विज्ञान है। राज्य में उलझन डालने वाली विशेषता ये है कि इस शब्द का प्रयोग अन्य शब्दों जैसे शासन, राष्ट्र, समाज, देश, प्रांत आदि के साथ पर्याप्त रूप में किया जाता है। यद्यपि यह सबसे भिन्न है। ठीक है। यानी राज्य को जो है कहीं कहीं शासन भी कहा जाता है, राष्ट्र भी कहा गया है, समाज भी, देश भी, प्रांत भी, ये सब कुछ कहा गया है। ठीक है, इसके पर्यायवाची के रूप में। लेकिन इन सब से बिल्कुल राज्य अलग है। यानी कि राज्य ना तो समाज है, ना ही देश है, ना ही प्रांत है। राज्य की परिभाषा बिल्कुल अलग है। चलिए आगे देखते हैं राज्य का ऐतिहासिक विकास की। आखिरकार राज्य का जो विकास हुआ है प्राचीन काल से लेकर अब तक, वो किस तरीके से हुआ है उसके बारे में। पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य वाला। ठीक है। और इससे क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी राज्य की परिभाषा टोटल जो इम्पोर्टेंट हैं वो टोटल परिभाषा मिलने वाले हैं। बुक्स से संबंधित क्वेश्चन जो भी होते हैं वो भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है। और सारे पूरा कंप्लीट जो है थिंकरों ने अलग अलग किस तरीके से कहा है राज्य के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रारंभिक राज्य मध्य अक्षांशों की नदी घाटियों पर इनका निर्माण हुआ। राजनीतिक दृष्टि से ये अस्थिर थे, जिसका कारण स्वार्थवश या यायावरी जातियों द्वारा निरंतर लूटपाट और युद्ध था। ठीक है। अब ये यायावरी का मतलब क्या होता है? यायावरी का मतलब होता है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले लोग। ठीक है, घुमक्कड़। ठीक है, उन्हें यायावरी कहा जाता है, जिनका मुख्य कार्य था लूटपाट करना और युद्ध करना। ये जो है ऐतिहासिक विकास यानी प्रारंभिक जो राज्य थे उनसे उनके बारे में ये बताया जा रहा है। राज्य का स्वरूप साम्राज्यवादी था और विभिन्न कबीलों के मध्य जो संबंध थे वो ढीले थे। ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा जो है वो है आपका यूनानी नगर राज्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनानी नगर राज्य। याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो राज्यों के विकास में यूनानी नगर राज्य सर्वोत्तम और सर्वाधिक विकसित राज्यों के उदाहरण है। याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकसित जो राज्य थे इस टाइम के वो थे यूनानी नगर राज्य, यानी यूनान के अंतर्गत जो राज्य थे उनके बारे में। यूनान में लोकतंत्र हमेशा से विद्यमान नहीं था। प्रारंभिक राज्य पद्धति या स्वेच्छाचारी राजतंत्र से वे उच्च कुलीन तंत्र में विश्वास करने लगे थे। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उसमें राजा की, ठीक है, शक्ति क्षय हो जाती है और वो अंत में केवल प्रतीकात्मक अध्यक्ष रह जाता था। ठीक है। इसके बाद के राज्य को उत्पीड़नात्मक राज्य कहा गया है। ये राज्य अत्यंत अनियमित, असंवैधानिक और स्वेच्छाचारी राज्य थे। ठीक है। इन उत्पीड़नकारी शासकों के लुप्त होने के बाद यूनान का उज्जवल काल आरंभ होता है, जिसमें धीरे धीरे उनका लोकतांत्रिक विकास होता गया। तो हमने यहाँ तक अब तक ये पढ़ा कि शुरू में जो है प्रारंभिक राज्य हुए, सेकंड नंबर पे यूनानी नगर राज्य है। याद रखना, इनका क्रम मिलाने के लिए दे देता है। और थर्ड में आपका रोमन राज्य यानी रोमन साम्राज्य का विकास होता है, थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, उन अनेक कबीलों से मिलकर रोमन नगर राज्य का निर्माण हुआ था जो टाइबर नदी, ठीक है, रोम रोम में है जो है टाइबर नदी। ठीक है, रोम शहर जो है इटली का, वो टाइबर नदी के किनारे ही बसा हुआ है, के उपजाऊ मैदान में स्थित 7 पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित था। ठीक है, रोम प्रारंभिक रोमन राज्य एक गणतंत्र था। याद रखना, शुरू में जो है गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, वो गणराज्य या गणतंत्र कहलाता है। ठीक है। रोम के विधानमंडल की एक संस्था सीनेट में अंशतः परंपरागत सदस्य रहते थे और अंशतः सदस्यों से
ही कौंसल्स का निर्वाचन होता था। इसके अतिरिक्त लोकप्रिय चुनावों द्वारा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी होती थी। इसलिए रोम को प्रजातंत्रवादी नगर राज्य कहने की अपेक्षा अभिजातीय उच्च कुलीन तंत्र कहना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, यानी कि अभिजीत कुलीन तंत्र जो है अभिजातीय कुलीन तंत्र कहना अधिक उपयुक्त होगा। आगे देखिए स्टेटमेंट है, यूनान ने एकता रहित लोकतंत्र का विकास किया और रोम ने लोकतंत्र रहित एकता कायम की। किसका स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये है गैटल का, याद रखना। सामंती राज्य, चौथा जो आ गया वो सामंती राज्य है। ठीक है, सामंतवाद व्यक्तिगत वफादारी और स्वीकृत पर आधारित था। इस समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहाँ स्वामित्व क्रमिक था, अतः ऐसे समाज में एक सर्वोच्च सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकी। सामंतवाद ने एक राष्ट्रीय राज्य के विकास की जमीन तैयार की। ईसाई धर्म ने राष्ट्रीयता बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई थी। याद रखना ईसाई धर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आधुनिक युग, यानी ठीक है आधुनिक युग का राष्ट्र जो है सुधार आंदोलन और 30 वर्षीय युद्ध ने, जो कि 1618 से 48 तक चला था, पोप और सम्राट के प्रति व्यापक आस्था का अंत कर दिया। इस प्रकार 1648 में नवीन राजनीतिक इकाई राष्ट्र राज्य संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य का उदय हुआ। 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का जो काल है वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना का काल है। याद रखना 15 से 20वीं शताब्दी तक। ठीक है, आगे है इंग्लैंड और हंगरी सबसे पहले राष्ट्र राज्य के रूप में सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से, इंग्लैंड और हंगरी सबसे पहले राष्ट्र राज्य बने थे, याद रखना। तो ये हमने इसका राज्य का ऐतिहासिक विकास पढ़ा कि आखिरकार राज्य की किस तरीके से उत्पत्ति हुई और साथ में प्राचीन काल में किस टाइप के राज्य थे और आधुनिक युग में किस टाइप से राज्य हैं। अब बात करते हैं राज्य की परिभाषा से संबंधित। बहुत सारे थिंकरों ने अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला देखिए, सर्वोच्च राजनैतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में मैकियावेली की रचनाओं में मिलता है। सेवाइन का स्टेटमेंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना सेवाइन की ये परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें। अगर आपको नोट्स और PDF चाहिए तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दें तो मैं आपको वहाँ पर जोड़ दूँगा। आगे देखते हैं, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्यपूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। ये भी अरस्तु के स्टेटमेंट अक्सर आता है, याद रखना। राज्य मानव मस्तिष्क का बृहत रूप है, प्लेटो, अक्सर क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और ये जो मेरे खुद के नोट्स हैं स्वयं के, ठीक है, ये लगभग 15 किताबों का संकलन है और उससे मैंने खुद ये बनाया है। इन्हीं को पढ़ करके मैंने खुद तैयारी की और सिलेक्शन भी लिया। उम्मीद करता हूँ नोट्स अच्छे लग रहे होंगे आपको, और अपना जो भी है वो प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आखिरकार कैसे लगे, आगे बताएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, राज्य समस्त परिवार, समस्त कला, समस्त गुणों, समस्त पूर्णता के बीच साझेदारी। साझेदारी जो शब्द है सिर्फ वर्ग के द्वारा यूज किया गया है। समस्त, टोटल देखिए हर जगह समस्त का यूज हुआ है और लास्ट में साझेदारी, यानी ये SSS करके हुआ है, तो ये है वर्ग का, याद रखना। इस तरीके से याद करने का तरीका होता है ये। अगला है, राज्य अपनी सामान्य संपत्ति सहित परिवारों, एक समुदाय है परिवारों का जो सर्वोच्च सत्ता और विवेक और बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। तो ये बोंदा के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, याद रखना। अगला है, राज्य वो है जिसमें समाज वर्ग विभाजित हो तथा सामाजिक दृष्टि से एक वर्ग कुलीन और दूसरा वर्ग निम्न हो। ये है ओपेनहाइमर की स्टेटमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित रहता है और जो अपने निर्धारित क्षेत्र के भीतर समस्त संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। ये स्टेटमेंट है लॉस्की का। राज्य एक शोषण का यंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर आता है ये, बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट। शोषण शब्द को याद रखना, शोषण की जो बात करता है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में वो मार्क्स ही करता है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक तौर पर संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा गया है। तो ये निश्चित प्रदेश की जो बात की है वो है ब्लंट असली ने, याद रखना। निश्चित प्रदेश के बारे में जो बताया है वो ब्लंट असली की परिभाषा है। आगे है, राज्य एक निश्चित क्षेत्र या प्रदेश में विधि के अधीन समाज है। विधि याद रखना है वुड्रो विल्सन, विधि वुड्रो विल्सन जो है ये स्टेटमेंट दिया है। राज्य एक नैतिक
भाव मूर्त रूप है, इसमें वस्तु आत्मा दृढ़ स्वतंत्रता का सम्मिश्रण है, तो ये ग्रीन के द्वारा ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का एक विशिष्ट भाग है, तो भाग वर्गीय से याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य एक मानवकृत समुदाय है जो निर्दिष्ट भाग और भौतिक बल का प्रयोग, भौतिक बल याद रखना मैक्स वेबर। देखिए मैंने खुद इसी तरीके से याद कर रखा है, भौतिक बल को देखिए मैंने अपने नोट्स में अंडरलाइन कर रखा है, इससे आपको पता चल रहा हो कि मैं सिर्फ कुछ हर एक स्टेटमेंट में कुछ पर्टिकुलर ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप पहचान लें या पकड़ लें तो समझिए कि वो स्टेटमेंट पूरा आप सही कर जाएंगे, आप गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना लोगों में। आगे देखते हैं, राज्य ऐसे स्वतंत्र मनुष्यों का एक पूर्ण समाज है जो अधिकार के उपयोग के लिए तथा समान उपयोगिता के लिए परस्पर बंधे हैं, तो ऐसा ग्रोसियस ने कहा है। राज्य आत्मा से संपन्न है परंतु राज्य आत्माहीन यंत्र है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी का स्टेटमेंट है। राज्य एक ऐसा यंत्र है जो एक वर्ग को पराधीन और आज्ञाकारी बनाने के लिए निर्मित किया गया है। इस यंत्र के कई रूप हो सकते हैं जैसे कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य आदि, परंतु प्रकृति से ये सभी एक समान है, ऐसा लेनिन ने कहा है। राज्य एक संस्था है जो कि शक्तिशाली सरकार के द्वारा घोषित कानूनों के अनुसार कार्य करती है, जो निश्चित प्रदेश में रहने वाले समुदाय में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है, ऐसा मैकाइवर ने कहा है। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषा थी, परिभाषा कम से कम 1000 है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। सिर्फ राज्य की परिभाषा 1000 से भी ज़्यादा थिंकरों की है, लेकिन यहाँ हमें टोटल परिभाषा याद नहीं करनी क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का कि अगर सिर्फ हम राज्य की ही परिभाषा याद करेंगे तो बाकी के स्टेटमेंट कैसे याद होंगे, है ना। तो इस वजह से जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, आने की संभावना है, वही आपको मेरे नोट्स में मिलेंगी, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो मुझे जो मैं अभी नंबर दूंगा उस नंबर पे मुझे जो है व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल तो संभव नहीं है, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए आगे है, अब बात करते हैं राज्य के आवश्यक तत्व के बारे में, ठीक है, राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में। गेटल ने राजनीतिक विज्ञान को राज्य के विज्ञान के रूप में देखा है तथा राज्य के 4 तत्वों की विवेचना की है। याद रखना, गेटल ने 4 तत्व बताए हैं राज्य के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि पहला है जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता, ठीक है, ये 4 हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है देखिए जनसंख्या, याद रखना 4 के नाम याद होने चाहिए हमें कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो ठीक है, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश यानी भूभाग, और तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता, जिसमें कि संप्रभुता सबसे मेन तत्व माना गया है, सबसे प्रमुख तत्व माना गया है। तो पहला है जनसंख्या। प्राचीन यूनानी चिंतक राज्य की छोटी छोटी जनसंख्या के पक्ष में थे, ठीक है, जितने भी पुराने थिंकर हैं, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, जो भी हैं, वो छोटी जनसंख्या के पक्षधर थे। यही कारण है देखिए कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में, ठीक है, आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है, 5040, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5040 होनी चाहिए। अरस्तु ने एक राज्य के लिए 1,00,000, याद रखना, अरस्तु के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, तो किसी भी राज्य की जनसंख्या 1,00,000 तक होनी चाहिए, ऐसा अरस्तु ने माना है, ठीक है। जबकि रूसो ने, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, याद रखना, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक माना गया है रूसो को। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि जिसमें जनता सीधे सीधे प्रशासन करती है, जनता का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है प्रशासन में, ठीक है। आगे देखिए कि इसमें राज्य की जनसंख्या कितनी मानी है, 10,000, याद रखना, रूसों ने 10,000 मानी है। परंतु आज के तकनीकी युग में जब सारा संसार छोटा होता जा रहा है नेट के माध्यम से, ठीक है, ग्लोबल विलेज के माध्यम से, ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से विशाल जनसंख्या को लाभप्रद माना गया है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को, ये वर्तमान के बारे में बताया गया है कि अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो वो किसी भी राज्य के लिए लाभप्रद हो सकता है, बशर्ते इतनी ज़्यादा जनसंख्या भी ना हो कि राज्य के संसाधन कम पड़ जाएं, ठीक है। अर्थात वर्तमान में जनसंख्या की अधिकता को अधिकतम शक्ति के रूप में देखा गया है, ठीक है। मुसोलिनी और हिटलर ने भी बड़ी जनसंख्या को उचित माना, याद रखना दोनों को, मुसोलिनी और हिटलर दोनों तानाशाह है, मुसोलिनी इटली का था और हिटलर जो है जर्मनी का।
तो मुसोलिनी के अकॉर्डिंग देखिए स्टेटमेंट है कि बात साफ साफ सोचना ठीक होगा कि 9 करोड़ जर्मन और 20 करोड़ सलाहों के सामने 4 करोड़ इटालियनों की क्या हस्ती है। यानी मुसोलिनी का ये स्टेटमेंट इस ओर इंगित करता है कि अधिक जनसंख्या होनी चाहिए इटली की, तभी हम पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, ऐसा मुसोलिनी का मानना है। हिटलर ने भी अधिक आबादी के लिए जमीन के आधार पर लिम्बे सरम सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हिटलर का लिम्बे सरम सिद्धांत, इसके अंतर्गत ये है कि जमीन और रक्त के आधार पर, यानी हिटलर ने कहा था कि जो जर्मन रक्त है वो सबसे प्योर है, शुद्ध है, इसलिए जर्मन लोगों को पूरे विश्व में अधिकार करने का और उन पर हुकूमत करने का पूरा अधिकार है, ऐसा हिटलर का मानना था। लिम्बे सरम सिद्धांत का गढ़ा था। परंतु वर्तमान में यह कहना उचित नहीं है कि अधिक जनसंख्या किसी राष्ट्र के लिए शक्ति का केंद्र होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है, गरीबी भी हो सकती है अधिक जनसंख्या के कारण। इसलिए जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जितनी कि राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। ठीक है, और वह इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए भूभाग और राज्य के साधन अपर्याप्त सिद्ध हो जाएं। ठीक है, ऐसा गार्नर ने कहा है। ठीक है, नागरिकों के चरित्र की श्रेष्ठता ही राज्य का आधार बन सकती है, ऐसा किसने कहा है, तो वो अरस्तू ने कहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला जनसंख्या वाला हो गया। जनसंख्या वाले में हमने ये पढ़ा कि जो राज्य का आवश्यक तत्व है जनसंख्या, वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो वर्तमान में, ठीक है, अगर हम अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो अधिक जनसंख्या दुखदाई भी हो सकती है और शक्तिशाली भी हो सकती है, दोनों चीज़ें, बशर्ते राज्य के पास अगर संसाधन है तो अधिक जनसंख्या शक्ति का कार्य करती है, और राज्य के पास अगर उत्पादन के साधन या फिर उन्हें खाने पीने के लिए ज़मीन वगैरह नहीं है तो समझिए वो राज्य गरीबी की ओर बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है देखिए, निश्चित प्रदेश। ठीक है, आज कोई भी समुदाय बिना किसी प्रदेश या वासी हुए राज्य नहीं कहा जा सकता। बिना क्षेत्र के निश्चित सरकार संभव है, राष्ट्र संभव है, परंतु राज्य संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि एक राज्य के अंतर्गत एक निश्चित प्रदेश होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा इंडिया है तो हमें पता होता है कि ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये निश्चित प्रदेश है। आगे है देखिए, सर्वप्रथम क्लेवर ने राज्य को नागरिकों का ऐसा समाज बताया था जिसकी एक निश्चित भूमि हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निश्चित प्रदेश के बारे में, निश्चित क्षेत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो है क्लेवर ने, याद रखना। जैसे राज्यों का व्यक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार भूमि है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश ना हो। किसने कहा है, ब्रिंटसली ने कहा है। राजनैतिक चिंतन को सभ्य समाजों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, ऐसा किसने कहा है, तो सीमित सीले। ठीक है, सीमित सीले ने कहा है। भूमि ही राज्य को स्थिरता प्रदान करती है। नागरिक व संप्रभुता भूमि की सीमा के आधार पर ही बनाए जाते हैं। भूमि के कारण राज्य का स्वरूप तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी निर्धारित होते हैं, बॉर्डर। ठीक है, राज्य के भूखंड में निम्नलिखित चीज़ें, अब बात आती है कि भूभाग जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला है सीमांतर्गत भूप्रदेश, यानी सीमा के अंतर्गत अपना जो क्षेत्र है, एरिया है, वो पहले शामिल होगा। दूसरा है भूप्रदेश का जल वाला भाग, जैसे झील, नहर, नदियाँ। ठीक है, हमारे इंडिया जो मैप है उसके अंतर्गत जो भी झील है, नहर है, नदियाँ हैं, तालाब, वो सब हमारा यानी भारत राज्य का होगा। भारत एक राज्य है, राजनैतिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। तीसरा है प्रादेशिक जल क्षेत्र, यानी सागर तट के आसपास का 3 या 12 मील तक का समुद्री क्षेत्र भी अपना होता है, याद रखना, 12 मील तक का। राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाला वायुमंडल, हमारा जो मैप है, जितना हमारा एरिया है, ठीक है, निश्चित जो भूभाग है उसके ऊपर का पूरा वायुमंडल भी हमारा है। इसी वजह से देखा होगा आपने, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने जो है पाकिस्तान के वायुयानों को भारत के वायुमंडल से निकलने के लिए वर्जित कर दिया गया था, या फिर पाकिस्तान के द्वारा भी ऐसा किया जाता है कि हमारे वायुमंडल क्षेत्र से वायुयान जो है ना उड़ाए जाए। इस पर पूरा अधिकार होता है किसी भी राष्ट्र का, यानी राज्य का। आगे बात करते हैं, क्षेत्रीय संप्रभुता या अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोपरि सत्ता तथा बाहरी नियंत्रण से पूरी स्वतंत्रता आधुनिक राज्यों के जीवन का एक मौलिक सिद्धांत रहा है। तो ये कहा है प्रोफेसर इलियट ने। राज्य के पास कितना प्रदेश या क्षेत्र हो, इस बारे में भी जो विचारक हैं उनमें मतभेद रहा है। जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, रूसो और डी टॉकविले ने छोटे राज्य का समर्थन किया, याद रखना,
इन्होंने छोटा यानी जो भूभाग है या निश्चित प्रदेश है वो कितना हो यानी छोटे राज्य पर बल दिया है। किस लिए? ताकि राजा के द्वारा जो है संपूर्ण राज्य का सही तरीके से प्रशासन का जो संचालन किया जा सके, ऐसा प्लेटो, अरस्तू, रूसो, डिटाकोले का मानना है। जबकि हिटलर, मुसोलिनी, लॉर्ड एक्टन, मैकियावेली, टोटस्की ये सब क्या हैं? बड़े राज्यों के समर्थक हैं। छोटा राज्य होना हमारे लिए पाप है। किसने कहा है? टिटस्की ने कहा, याद रखना। अब जो अगला पॉइंट है वो है सरकार, याद रखना। तीसरा पॉइंट है सरकार। यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है, प्रदेश राज्य का भौगोलिक तत्व है, तो सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है, याद रखना। सरकार राज्य का वह अभिकरण या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों, सामान्य हितों की पूर्ति होती है। ठीक है। शासन या सरकार के बिना जनता या प्रजा असंगठित या अराजक जन समूह के रूप में ही होंगे जो सामूहिक रूप से कोई कार्य करने में अक्षम होंगे। ऐसा किसने कहा है? तो ये गार्नर ने कहा है। दोस्तों मेरे वीडियो लंबे होते हैं, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे वीडियो मैं नहीं बना सकता, टाइम कम होता है मेरे पास, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सारी चीज़ें आपको पूरी थीम मिलने वाली है। चलिए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्र आदि सरकार के विभिन्न प्रकार हैं और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग हैं, याद रखना। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है कार्यपालिका, जैसे कि, दूसरा व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका। 3 सरकार के अंग होते हैं, याद रखना। ठीक है। चलिए, चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है संप्रभुता। सरकार यानी राज्य के तत्व के अंतर्गत जो संप्रभुता है वो प्राण तत्व है। एक तरीके से संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। संप्रभुता अर्थात सर्वोच्च शक्ति, याद रखना। संप्रभुता का मतलब है सुप्रीम पावर राज्य में निहित होती है। ठीक है। अपनी संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मनुष्यों द्वारा बनाए गए संघों से भिन्न है। ऐसा किसका स्टेटमेंट है? तो ये लॉस्की का स्टेटमेंट है। समाज के हर सदस्य के जीवन, अधिकारों और कर्तव्यों पर संप्रभु का पूरा अधिकार है। ये किसने कहा है? तो ये लुईस ने कहा है। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। धन्यवाद।